अच्छा, अब आ जाते हैं हम किस चीज पे, हम आ जाते हैं आपकी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे, जो असल में जो चीज है इस चैप्टर की जो हमें पढ़नी है। अच्छा, ना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने से पहले जरा मैं जो हूं वो थोड़ा सा रिकैप कर दूं। हमने पहले पढ़ी थी इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी थी सम ऑफ माइक्रोस्कोपिक काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज ऑफ पार्टिकल्स इन अ सब्सटेंस। ठीक है, और मैंने आपको बता दिया रैंडम एनर्जी काइनेटिक एनर्जी, रैंडम मोशन जो है वो काइनेटिक एनर्जी बना रहे हैं, और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो है वो पोटेंशियल एनर्जीज आपकी बनाते हैं। ठीक है, वर्क डन मैंने आपको बता दिया था कैरेक्टराइज बाय एक्सपेंशन और कंप्रेशन ऑफ अ सिस्टम। ठीक है, अक्सर और बेशतर ये सिस्टम जो है वो गैस हुआ करती है, तो इसमें ही एक्सपेंशन और कंप्रेशन का कुछ सेंस बनता है कि आप इसमें कंप्रेशन और एक्सपेंशन के बारे में कुछ चीज लिखोगे। ठीक है, सो ये वर्क डन जो है वो ये चीज है, और हीट एनर्जी ये असल में इन तीनों के बारे में है ये पूरा चैप्टर। ठीक है, असल में अब जो है ये इस चैप्टर में जो असल चीज है वो अभी हम डिस्कस करना शुरू करेंगे, थोड़ी सी डिस्कशन करने पे बाकी तो हम आइडियल गैसेस में करना। अच्छा, दूसरी बात जो मुझे इधर समझानी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो मैं अभी उधर समझाता हूं। खैर, लेट्स डिस्कस दी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, वो ये कहता है कि जो इंक्रीज होगा आपका इंटरनल एनर्जी का ऑफ एनी सिस्टम, ठीक है, इंटरनल एनर्जी कहती है सम ऑफ माइक्रोस्कोपिक काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज। ठीक है, तो जो भी आपका इंक्रीज है इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, it is always equal to the sum of the heat supplied to the system and the work done on the system। ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। क्या बात है, बात यह है कि डेल्टा यू विल इक्वल्स टू द हीट एनर्जी सप्लाइड प्लस द वर्क डन ऑन द सिस्टम। यानी आपका जो इंटरनल एनर्जी का इंक्रीज होगा वो ये कहलाएगा, वो इस तरीके से आएगा कि जो आपने हीट एनर्जी डाली है सिस्टम में और जो आपने वर्क किया है सिस्टम पे, ये इस तरह से आएगा। ठीक है, अच्छा, अब देखने को तो ये बड़ा सिंपल लग रहा है फॉर्मूला, और दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट थिंग्स। ये ऐसा फॉर्मूला काश जो है वो और फॉर्मूला होता है जिसमें सिर्फ प्लस माइनस होती, लेकिन इसमें भी अक्सर और बेशतर जो है वो हम मार्क्स गवा के आएंगे, एक एक मार्क, दो दो मार्क हम गवा के आते हैं। ठीक है, इसमें जरा इंपॉर्टेंट बात ये समझने की है कि ये साइन हमेशा प्लस नहीं होंगे, इसमें माइनस भी हो सकता है, इसमें प्लस भी हो सकता है, और वो प्लस माइनस वर्कआउट करना वो आपके ऊपर है कि आप कितना अक्लमंद हो। आपको हमेशा ये खुद जान के, खुद देख के डालना पड़ेगा कि मुझे प्लस डालना है कि मुझे माइनस डालना है। ठीक है, तो जरा हम ये बात कर लेते हैं कि इसमें प्लस माइनस की क्या डिफरेंस है, व्हाट डज प्लस मीन एंड व्हाट डज माइनस मीन। अच्छा, नाउ प्लस डेल्टा यू क्या हो गया, प्लस डेल्टा यू ऑब्वियसली हो गया इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। वजीहा और भी बहुत सारी चीजें विच डिटरमिन द साइन, तो वो जरा इसमें ध्यान में रखेंगे। अच्छा, प्लस डेल्टा यू मींस देयर विल बी एन इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, माइनस डेल्टा यू विल मीन देयर विल बी एन इंक्रीज, सॉरी, डिक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो हम यही कॉपी कर लेते हैं और आगे डिक्रीज लिख लेते हैं। सो इट इज द डिक्रीज। अच्छा, उसी के बाद आपके पास आता है प्लस क्यू। प्लस क्यू क्या हो गया, प्लस क्यू ये हुआ कि आपने सिस्टम के अंदर एनर्जी डाली, यानी सिस्टम को आपने गर्म किया। ठीक है जी, दिस इज हीट सप्लाइड टू द सिस्टम। और माइनस क्यू क्या हो गया, माइनस क्यू हो गया हीट एनर्जी लॉस्ट बाय सिस्टम। उसके बाद वर्क डन भी प्लस डब्ल्यू हो सकता है और वर्क डन भी माइनस डब्ल्यू हो सकता है। इसकी छोटी सी झलक आपने जरूर देखी है अपने एएस में। ठीक है, अच्छा, प्लस डब्ल्यू का क्या मतलब है, प्लस डब्ल्यू का मतलब है वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम। और माइनस डब्ल्यू का क्या मतलब है, माइनस डब्ल्यू का मतलब है वर्क डन बाय द सिस्टम। एक्चुअली ना, ये वर्क डन में अक्सर और बेशतर जो है वो प्रॉब्लम आएगी सबको। ठीक है, जो उसके मैं आइडेंटिफिकेशन पॉइंटर्स बता देता हूं। वर्क डन ऑन का क्या मतलब है और वर्क डन बाय का क्या मतलब है। नाउ इन एएस यू मस्ट रिमेंबर, इन एएसबी और थोड़े दिनों पहले भी मैंने डिस्कस किया है कि सपोज करो एक गैस इसमें आपने ट्रैप करी हुई है और वो कांस्टेंट प्रेशर पे है। वो कांस्टेंट प्रेशर पे गैस है, और आप क्या कर रहे हो, आप उस पिस्टन की मदद से, आप जो है जैसे समझो एक सिरिंज है, उस सिरिंज की मदद से आप इस गैस का वॉल्यूम जो है वो चेंज कर रहे हो। आप उसको कभी कभार आप ये करते हैं, आप पिस्टन बाहर की तरफ खींचो तो वॉल्यूम बढ़ जाता है, कभी कभार आप कंप्रेस करते हो तो वॉल्यूम कम हो जाता है।
इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है ये बात समझना कि किस कहानी में वर्क डन हो रहा है सिस्टम पे और किस कहानी में सिस्टम वर्क डन कर रहा है। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आप इस बात को समझो। अच्छा, वर्क डन ऑन द सिस्टम, ऑन का मतलब ये हुआ कि आप सिस्टम पे काम कर रहे हो। ठीक है, व्हाट डू आई मीन बाय दैट, अगर ये वाली एग्जांपल लोगे तो आप बेसिकली यहां से फोर्स लगा के जबरदस्त, गैस तो प्रेशर लगा रही है, गैस भी तो अंदर से फोर्स लगा रही होगी, गैस का भी प्रेशर है, गैस अंदर से फोर्स लगा रही है। अब आप जबरदस्ती फोर्स लगा के क्या करते हो, इसको अंदर लेके जाते हो, यानी इसका वॉल्यूम डिक्रीज करते हो। तो जब ये काम हो रहा होगा, जब आप जबरदस्ती एनर्जी डालोगे सिस्टम पे और उसका वॉल्यूम डिक्रीज करवाओगे। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, बेसिकली जो वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है ये आपको हमेशा नजर आएगा थ्रू अ कंप्रेशन। अगर सिस्टम कंप्रेस कर गया, अगर चीज छोटी हो गई, अगर किसी चीज का वॉल्यूम कम हो गया, तो आपने उस पर वर्क किया, क्योंकि वो इसी सूरत में हो सके आपने फोर्स लगा के उसका वॉल्यूम कम किया हो। ठीक है, और इसका अगर आप बरअक्स केस देखोगे, अगर आप इसका उलट का केस देखोगे, तो उलट का केस कैसा होगा कि भाई अगर यहाँ पे कोई फोर्स ना हो तो गैस का आपको पता है कांस्टेंट प्रेशर है, यहाँ पे तो वो फोर्स लगाई जा रही है, वो यहाँ पे फोर्स वैसे ही लगा रही है, तो वो जो फोर्स अंदर की तरफ से लगा रही होगी उसकी वजह से ये खुद ब खुद ये पिस्टन बाहर की तरफ पुश होगा। राइट, सो ये होता है। अब आपने देखा ना, कभी किसी चीज को आप पूरी सिरिंज को बंद करके रख दो, अगर अंदर इतना आपने इतना कर दिया तो एक पॉइंट आता है, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। क्यों? बिकॉज वो गैस भी अंदर से प्रेशर लगा रही है, वो चाहती है कि वो क्या चाहे, वो चाहती ये है कि मैं पिस्टन को बाहर ले जाऊं, मैं एक्सपैंड कर जाऊं। तो बेसिकली इस केस सिनेरियो में जब गैस जो है वो फोर्स लगा के अपना वॉल्यूम एक्सपैंड कर रही होगी, यानी खुद एक्सपैंड कर रही होगी, तो जब आपका वॉल्यूम इंक्रीज करेगा उसको हम कहेंगे वर्क डन बाय द सिस्टम। दिस विल बी कॉल्ड वर्क डन बाय द सिस्टम। ठीक है, अच्छा अब ये प्लस डब्ल्यू और माइनस डब्ल्यू को जरा समझ लें, इसके आगे मैं जरा लिख दूं, ये एक्सपेंशन का लफ्ज है, दिस इज एक्सपेंशन। अच्छा, नाउ ये प्लस डब्ल्यू और माइनस डब्ल्यू वैसा ही है जैसे हमने ग्रेविटेशन इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा था। भाई जब आपको काम करना पड़ रहा है, यानी जब आपको काम करके सिस्टम का वॉल्यूम कम करना पड़ रहा है, तो आपने काम किया, ये इसलिए प्लस गया, सिस्टम के अंदर प्लस जाएगा ये। ठीक है, और जब सिस्टम खुद काम करके अपना वॉल्यूम बढ़ा रहा है तो ये इसलिए माइनस में गया, क्योंकि सिस्टम ने एनर्जी लूज करी, उसने माइनस अपने अंदर से एनर्जी निकाल के उस हमने वॉल्यूम बढ़ाने में लगा दिए। ठीक है जी, तो ये आपने 6 बातें बड़े इंपॉर्टेंट तरीके से आपने जो है वो याद रखनी है और समझनी है। ठीक है जी, और ये ही आपको आइडेंटिफाई करना होगा, फॉर्मूला बच्चों वाला है, फॉर्मूला बच्चों वाली चीज है। अगर आपसे ये आइडेंटिफाई नहीं हो पाया तो आपका एक क्या 3 से 4 मार्क भी जा सकते हैं, क्योंकि इसमें कभी ऐसा नहीं होगा कि आपसे पूछेंगे सिर्फ प्लस डेल्टा यू बता दो, या आपसे कभी ये नहीं होगा कि सिर्फ प्लस क्यू बता दो, या आपसे ये नहीं पूछेंगे सिर्फ प्लस डब्ल्यू, आपसे तीनों चीजें पूछी जाएंगी और बार बार पूछी जाएंगी। ठीक है, तो आपको ये समझ आना बड़ा इंपॉर्टेंट है इस बात को। ओके, लेट्स डू सम क्वेश्चंस ऐसी जो मैंने अभी तैयार किए हुए हैं, और फिर जो है वो हम कुछ पास्ट में क्वेश्चन भी देखते हैं इसमें। ओके, नाउ 2000। अच्छा, दूसरी बात ये है, ये सिस्टम बड़ा इंपॉर्टेंट है। भाई ये सिस्टम क्या है? सिस्टम किस चीज को कहेंगे? सिस्टम उस चीज को कहेंगे जिसके ऊपर आप बात कर रहे हो, यानी जिसकी इंटरनल एनर्जी की आप बात कर रहे हो। ठीक है जी, तो सिस्टम वो चीज होगी जिसकी इंटरनल एनर्जी की आप बात करो। ठीक है जी, तो अभी जो हम सवाल करेंगे, सबसे पहले आप लोग मेरे लिए क्या करोगे, आप मेरे लिए ये बताओगे मुझे कि सिस्टम क्या चीज है। ठीक है जी, और फिर मैं फॉर्म में लिखूंगा, फिर मैं आपसे बारी बारी पूछूंगा किस चीज को कैसे डालूं, माइनस डालूं या प्लस डालूं। ठीक है, सो आपको बोला जा रहा है 2000 जूल्स ऑफ वर्क डन आर 2000 जूल्स ऑफ वर्क आर डन बाय अ मोटर ऑन इट्स सराउंडिंग्स। एक मोटर अपनी सराउंडिंग्स पे इतना ज्यादा वर्क डन करती है, while releasing 3000 joules of heat to the surrounding। ठीक है जी, यानी वो सराउंडिंग में इतनी हीट एनर्जी भी लूज करती है। डिटरमिन द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द मोटर। तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे, आपको दो चीजें दिख रही है, एक मोटर दिख रही है, एक सराउंडिंग दिख रही है। इसमें से मोटर सिस्टम है कि सराउंडिंग सिस्टम है? ऐसा नहीं बेटा, ऐसा क्यों भाई? मोटर सराउंडिंग होगी, सराउंडिंग सॉरी मोटर सिस्टम होगी, सराउंडिंग सिस्टम होगी। नहीं एमन ब्रेक्टन, अभी नेगेटिव पॉजिटिव अभी कुछ नहीं पूछा मैंने पूछा है सिस्टम क्या चीज है। देखो तुम वर्क डन भी अगर तुम नेगेटिव पॉजिटिव होगी उसमें भी तुम्हें सिस्टम पता होने की जरूरत है। सिस्टम क्या चीज है, किस चीज के ऊपर वर्क डन हो रहा है, इसमें सिस्टम क्या होगा? सिस्टम का क्या मैंने अभी क्या बताया, जिसकी इंटरनल एनर्जी की बात हो रही है, जिसकी इंटरनल एनर्जी की बात हो रही है वो सिस्टम होगा। तो अभी हम किस चीज की इंटरनल की बात कर रहे हैं? डिटरमिन द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द मोटर।
तो आपका सिस्टम भी ये है, ठीक है जी। सो दिस इज योर सिस्टम। अच्छा, अब हमने अंदाज लगा लिया सिस्टम मोटर है, ठीक है जी। तो अब जरा फॉर्मूला लिख लेते हैं कि डेल्टा यू, अब ये डेल्टा यू किसका है, ये सिस्टम यानी मोटर का ही डेल्टा यू होगा। यानी मोटर का डेल्टा यू क्या है, आपको उसका क्यू और डब्ल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो अब मुझे डेल्टा यू तो हमें निकालना ऑब्वियसली, तो क्यू कैसे डालूं, क्यू आपको पता है 3000 जूल है, ठीक है। इसने हीट एनर्जी इतनी लूज करी मोटर ने, तो 3000 प्लस में डालूं माइनस में डालूं, जो अभी तक आंसर आए वो सही आए। आपने जो ये 3000 है ये मोटर ने लूज किए हैं, ये इसने सराउंडिंग को दिए हैं, तो सराउंडिंग के हक में तो ये प्लस में जाते, लेकिन अगर मेरा सिस्टम जो है वो मोटर है तो इसने ये लूज किए, ठीक है जी। सो ये होगा आपका -3000। ये मोटर सिस्टम की बात हो रही है, सिस्टम जो है वो मोटर है, तो सिस्टम के ऊपर ही बात रख के हम पूरी करेंगे। तो 3000 जूल इस सिस्टम ने लूज किए हैं, इसने इतनी हीट एनर्जी लूज करी है, इसलिए ये क्यू जो है वो -3000 जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, फिर आपको बोला जाता है 2000 जूल ऑफ वर्क आर डन बाय अ मोटर ऑन इट्स सराउंडिंग्स। तो अब ये मोटर ने जो है वो 2000 जूल काम किए हैं सराउंडिंग्स पे, तो मोटर का जो वर्क डन है वो प्लस लू या नेगेटिव लू। सो यस यू गाइज आर करेक्ट, माइनस में जाएगा इसका वर्क डन भी। और इसका वर्क डन माइनस में क्यों जा रहा है, क्योंकि मोटर पे काम नहीं हो रहा है, मोटर काम कर रही है। दिस इज वर्क डन बाय द मोटर। तो मोटर ने क्योंकि काम किया, इसने काम अपने सिस्टम से बाहर निकाला, कहीं और लगाया, सो देयरफॉर दिस 2000 विल गो एज अ -2000। तो असल में जो आपका डेल्टा यू है वो इंक्रीज नहीं है, वो पूरा का पूरा डिक्रीज है, वो -5000 जूल डिक्रीज में गया है, 5000 जूल आपके फ्लैट डिक्रीज में, ठीक है, इंटरनल एनर्जी में से। अच्छा, अब आ जाते हैं दूसरे सवाल पे। A motor absorbs 3000 joules of heat from its surroundings while doing 2000 joules of work on it. ठीक है जी, मोटर ने 3000 जूल दिए सराउंडिंग को, सॉरी सराउंडिंग से लिए 3000 जूल और 2000 जूल उस पे काम कर दिया सराउंडिंग पे। सो डिटरमिन द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ दी सराउंडिंग्स। तो सबसे पहले इसमें बताओ कि सिस्टम क्या चीज है, इस क्वेश्चन के लिए सिस्टम क्या चीज हुई, ठीक है। सो दो जो आंसर आए हैं इसमें पूछा हुआ है डिटरमिन द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सराउंडिंग, क्योंकि सराउंडिंग की इंटरनल एनर्जी की बात हो रही है, सराउंडिंग ही फिर आपकी सिस्टम में होगी, ठीक है। सिस्टम। अच्छा, तो अब अगर इसकी बात कर रहे हैं तो वही फॉर्मूला, डेल्टा यू विल इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अच्छा, ना डेल्टा यू निकालना है, क्यू क्या डालूंगा और डब्ल्यू क्या डालूंगा। मोटर ने सराउंडिंग से 3000 जूल लिए, 3000 जूल कैसे लिए, हीट एनर्जी के फॉर्म में लिए, यानी हीट एनर्जी से एब्जॉर्ब कर लिया मोटर ने। अच्छा, अब क्योंकि सराउंडिंग जो थी वो आपकी सिस्टम की थी, तो अब इसके हवाले से फॉर्मूला लिखा जा रहा है, ठीक है। तो सिस्टम ने 3000 जूल एक्चुअली में लूज किए हैं, किसको, मोटर को दिए। 3000 जूल सिस्टम सिस्टम में से निकल के मोटर को गए, तो ये सिस्टम के हक में माइनस में जाएगा, सिस्टम ने लूज किए, ठीक है जी। सो ये हो गया -3000, सिस्टम ने लूज किए हैं 3000 जूल्स। अच्छा, और फिर मोटर ने का क्या बोला है, मोटर का बोला है 3000 जूल उसने लिए फ्रॉम द सराउंडिंग और 2000 जूल इसने सराउंडिंग पे काम किया। तो क्योंकि अब ये सराउंडिंग पे काम किया है 2000 जूल का, तो दिस वाज द वर्क डन ऑन द सिस्टम। वर्क डन ऑन द सिस्टम कैसे लोगे आप, वर्क डन ऑन द सिस्टम आप प्लस में लोगे। सो ये जो वर्क डन है ये आपने प्लस 2000 में लेना है, तो आपका ये डेल्टा यू आ जाएगा इस तरीके से। सो योर डेल्टा यू कम्स आउट टू बी अ -1000 जूल्स। तो अभी भी जो आपकी सराउंडिंग थी इसने भी अपनी इंटरनल एनर्जी में लॉस रजिस्टर किया है, और कितना लॉस, -1000 जूल्स का, ठीक है। जो बच्चे जवाब नहीं दे रहे थे उनको अब क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। आगे चले। State the first law of thermodynamics in terms of increase in internal energy, the heating Q of the system and the work done on the system. तो अभी हमने डिस्कस किया the increase in internal energy, increase in internal energy
ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसको समझो कि जब आपने इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी की बात करी है तो आप इन दोनों चीजों को भी पॉजिटिव पॉजिटिव लिख के आओगे, वरना लाजमी है इंक्रीज आएगा। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इस डेफिनेशन को समझना। ये डेफिनेशन इसलिए बनी हुई है, ये डेफिनेशन इसलिए बनी हुई है कि आप Q प्लस W लिख के आओ। ठीक है, लेकिन अगर एग्जामिनर से पूछता है कि यार मुझे डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी की डेफिनेशन बता दो, तो डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी आपको उसको माइनस और उसको भी माइनस लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इंक्रीज की तो शर्त ये है कि दोनों को प्लस होना लाजमी है जब फॉर श्योर आपके पास इंक्रीज आए। ठीक है, सो जरा जो आप इसको क्लियर करके आइएगा कि द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम is equal to the heat supplied to the system plus the is equal to the sum is equal to the heat supplied to the system plus the work done on the system। ठीक है, work done on the system, by नहीं लिखेंगे, work done on लिखेंगे। क्यों? क्योंकि अगेन आपको W को भी प्लस जाहिर करके आना है। अच्छा, अब आ जाते हैं इस सवाल पे। The volume occupied by 1 mole of liquid water at 100 degree Celsius is this much। ठीक है, 1 मोल पानी का इतना वॉल्यूम लेता है। When the water is vaporized at an atmospheric pressure of this much, the water vapor has a volume of this much। ठीक है जी, the latent heat required to vaporize 1 mole of water at 100 degree Celsius is this much। आपको लेटेंट हीट की वैल्यू भी दे दी है, ये ऑब्वियसली लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होगी, वेपराइज कर रहे हो आप। ठीक है, अच्छा, तो आपको क्या क्या कहानी दी हुई है? आपको दी हुई है वॉल्यूम दिया हुआ है पानी का 1 मोल का 100 डिग्री सेल्सियस पे, और उसी 1 मोल का वेपर फॉर्म में भी आपको वॉल्यूम दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा, नाउ देयर आस्किंग यू डिटरमिन फॉर दिस चेंज ऑफ स्टेट द वर्क डन W ऑन द सिस्टम। तो वर्क डन कैसे निकालेंगे? क्या फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने, किसी को याद है? सो ये फॉर्मूला बड़ा जो है वो ध्यान में रखेंगे। आइडियल गैसेस में करोगे तो काफी जो है वो ये रट जाएगा फॉर्मूला, लेकिन वर्क डन का आपने फॉर्मूला एस में किया था, ये प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम है। ठीक है जी, कांस्टेंट प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। तो अभी भी हम यही करेंगे भाई, अगर हमें वर्क डन निकालना है तो हमें कांस्टेंट प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम से करना पड़ेगा। सो कांस्टेंट प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम से कर लेते हैं। अच्छा, अब आप देखोगे कांस्टेंट प्रेशर तो है, क्योंकि पानी भी इतने एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे था और वेपर भी इतने ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है, तो कोई मसले की बात नहीं है, बड़ी आराम से आ जाएगा। 1.03 × 10⁵। और डेल्टा V क्या है? डेल्टा V आपका, आपने 2.96 पे गए हो फ्रॉम दिस मच। ठीक है, सो आपने 2.96 इंटू 10⁻⁻2 माइनस 1.87 इंटू 10⁻⁵, ये आपका पूरा का पूरा चेंज आ रहा है। सो इसकी वैल्यू क्या आ रही है? लेट्स आल्सो पुट दिस इन ब्रैकेट्स, बिगर ब्रैकेट्स। मैं भी ये बता रहा वैल्यू, इसकी वैल्यू आ रही है 3050 जूल्स। ठीक है, अब मैं यहाँ पे गारंटी के साथ बता रहा हूं कि 90% बच्चे 3050 लिख के आ जाएंगे और उनको यहाँ पे सिर्फ 1 मार्क मिलेगा। ठीक है, आपने हमेशा आंसर लिखते हुए, चाहे वर्क डन का चाहे हीटिंग का, आपने हमेशा ये लिख के आना है। 3046.87 आ रही। ठीक है, इसको कर लेते हैं। 3046.87 आ रही है। तो ये देखो 3 सिग्निफिकेंट। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, लेकिन ये एक जनरलाइजेशन आपको बताइए 100.000 होगा। ठीक है, तो दिस इज 100 डिग्री सेल्सियस, 1.00, ये भी 3 सिग्निफिकेंट, सब कुछ 3 सिग्निफिकेंट दिया हुआ है, तो इसीलिए मैं इस वैल्यू को भी 3 सिग्निफिकेंट कर रहा हूँ। तो 3046 को मैंने 3050 कर दिया। 0 इज इनसिग्निफिकेंट, इसमें से 305 ये 3 सिग्निफिकेंट आ गए। ठीक है, अच्छा, नाउ अब इधर मैं बता रहा था कि इधर आप लोगों में से अच्छे खासे बच्चे जो हैं वो क्या करेंगे, वो इधर मार्क्स गवा के आएंगे, वो इधर 2 में से सिर्फ 1 मार्क लेके आएंगे। क्यों? क्योंकि वो क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ेंगे और या तो उनके दिमाग से निकल जाएगा कि ये माइनस प्लस का भी कुछ कॉन्सेप्ट था इसमें। क्या कॉन्सेप्ट है? अभी देखोगे कि आपका सिस्टम क्या है। आपका सिस्टम जो है वो ये पानी है जो आपने इवेपोरेट किया। ठीक है जी, तो आपने ये जो पानी इवेपोरेट कर रहे हो ये आपका सिस्टम है। अब आपको ये देखना है कि मैंने ये वर्क डन सच्ची में सिस्टम पे किया है या सिस्टम ने मेरे ऊपर किया है। दिस वाज दिस द वर्क डन बाय द सिस्टम और वाज दिस वर्क डन सच्ची में जो ये पूछ रहे हैं ऑन द सिस्टम। तो इस क्वेश्चन को पढ़ते हुए कोई मुझे बता सकता है कि ये वर्क डन ऑन था, ये वर्क डन बाय था?
Was the work done by the पानी or was the work done on the पानी? So basically इंडिकेशन ये है कि अगर तो आपका वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, यानी आप एक्सपैंड कर रहे हो, तो ये एक्सपैंड क्यों हो रहा होगा? इट विल बी एक्सपैंडिंग बिकॉज गैस धक्का लगा के अपने आप को एक्सपैंड करना चाह रही है। तो ये वर्क डन कौन सी चीज कर रही है? गैस वर्क डन कर रही है। तो दिस इज वर्क डन बाय। अब मुझे कैसे पता ये वर्क डन बाय कैसे है? मैं कैसे बता रहा हूँ वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है? यहाँ पे नजर आ रहा है कि 1.87 इंटू 10⁻⁻5, इतनी छोटी वैल्यू से ये आया है 2.96 इंटू 10⁻²। इतनी बड़ी वैल्यू ऑफ वॉल्यूम पे आया है। -5 से 10⁻⁵ से 10⁻² पे आया है, यानी इसका वॉल्यूम क्या हुआ है? द वॉल्यूम हैज इंक्रीज्ड। अगर वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है तो डेफिनेटली इट हैज एक्सपैंडेड। और एक्सपैंड कैसे हुआ? जब इसने खुद वर्क डन किया है, व्हेन इट वाज वर्क डन बाय द सिस्टम। और अगर सिस्टम ने वर्क डन किया है, यानी सिस्टम ने धक्का लगा के अपने अंदर से वर्क डन बाहर निकाला है, तो ये सिस्टम के हक में माइनस में रजिस्टर होगा। अगर यहाँ पे कोई माइनस साइन लगा के नहीं आता तो उनको सिर्फ 1 मार्क मिलता। एंड आई कैन ऑल्सो कंफर्म कि आगे वाला 1 मार्क भी आप लोग लूज कर देते। ठीक है, तो आपको ये दिमाग में रखना है कि हाँ, अभी तो ये लगेगा कि शायद हम ये प्लस लिख के आ जाए, नहीं, आपको हर आंसर भी चेक करके लाजमी, इसमें सिर्फ 1 मार्क है ये कैलकुलेशन करने का, 1 मार्क आपका ये माइनस लगाने का है। तो इसको जरा जरूर देख के आना है कि माइनस लगाना है कि प्लस लगाना है। हर पार्ट में माइनस प्लस लगाना पड़ेगा थर्मोडायनेमिक्स के। ठीक है जी। और अब देखो, अब जो ये नेक्स्ट वाला पार्ट भी है, अब जैसे कोई यहाँ पे जो भी लिख के आ जाए वैल्यू, अब उसमें तो आपको पता है हीट एनर्जी सप्लाई की जा रही सिस्टम को, तो आप इधर लिख के आ जाओ। लेकिन वो भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि वो जबरदस्ती वाजे करके आओ कि आप उसको प्लस बोल रहे हो। अगर हीट एनर्जी सप्लाई हो रही थी तो जबरदस्ती प्लस लगा के आओ कि आप वाजे करके आओ सिस्टम को एनर्जी दी है, सिस्टम को हीट एनर्जी दिया। ठीक है जी। तो अब जरा आई होप ये चीज जरा जो है वो क्लियर हो। अब क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा हुआ है, द हीटिंग क्यू ऑफ द सिस्टम। तो इस में से ये बताओ, इस ये पूरा सवाल आपको दिया हुआ है, ठीक है जी। और आपको, आपने ये इंफॉर्मेशन निकाल के अपने वर्क डन निकाल लिया, लेटेंट हीट आपको दी हुई है। ठीक है, तो हीटिंग क्यू ऑफ द सिस्टम कैसे निकालूंगा मैं क्यू कैसे निकालूंगा सिस्टम का? वेयर इज द क्यू इन दिस पूरा सवाल? लेटेंट हीट, वेरी गुड शाहजेब। क्यू क्या होगा? आपकी लेटेंट हीट होगी। लेटेंट हीट क्या थी? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन वाज बेसिकली क्यू। स्पेसिफिक जब बनाना पड़ता था, स्पेसिफिक के लिए क्यू को मास से डिवाइड करना पड़ता था। और आपको इसलिए पता है एलवी जो है वो क्या है? वो एलवी इंटू एम है। ये चीज क्यू है, यानी जो हीट एनर्जी सप्लाई होगी, अगर आपका बॉइलिंग या हीटिंग, बॉइलिंग या मेल्टिंग वाला केस होगा, तो उसमें वो हीट एनर्जी किसके बराबर होगी? वो आपकी लेटेंट हीट के बराबर। ठीक है, और ऑब्वियसली आपको पता है भाई, आप आप पानी को गैस में बना रहे हो, आप पानी को वेपर में बना रहे हो, तो आपने हीट एनर्जी डाली होगी सिस्टम में। तो ये जो लेटेंट हीट की वैल्यू दी हुई है, ये आपने बेसिकली सिस्टम में डाली है, यानी एक ये प्लस क्यू है। दिस इज 4.05 इंटू 10⁻⁴ जूल्स। ये आपने हीट एनर्जी सप्लाई करी है 4.05 इंटू 10⁻⁴। और मैं बोलूंगा इसको जबरदस्ती वाजे करके आओ कि आप इसको प्लस लिख रहे हो, यानी सिस्टम को हमने एनर्जी दी है, एग्जामिनर को वाजे हो जाए। ठीक है जी। और अब आपसे पूछते हैं द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, सो डेल्टा यू विल इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब इस फॉर्मूला में जरूर जो है वो चीजें देख के डालिएगा। डेल्टा यू हमें निकालना है, क्यू आपने वर्कआउट किया प्लस 4.05 इंटू 10⁻⁴ आ रहा है, और वर्क डन हमें पता है कि माइनस में जाएगा, सो दिस विल बी ए -3050। तो आपके पास, जब आप प्रॉपरली सब चीजों को देखोगे, क्वेश्चन को पढ़ोगे सही तरह से, तो है तो एक छोटी सी चीज, प्लस डेल्टा यू विल इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। लेकिन इसमें अक्सर और बेशतर जो इजी गेनिंग मार्क्स भी होंगे, वो भी अक्सर बच्चे जो है वो खो के आ जाएंगे, क्योंकि वो इसको बहुत ही लाइटली ले लेते हैं। ठीक है जी। और अगर आप इसको कैलकुलेट कर लोगे तो आपके पास आ रही है 37500। ठीक है, और आंसर को देख लेते हैं। हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट था। ठीक है, तो मैं इसको 37500 ही लिख के आ रहा हूं। 3 सिग्निफिकेंट हमारे पास ये आ रहा है। सो दिस इज द वैल्यू आपके पास ये आ रहा है। वेरी गुड। तो ये भी शाहजेब ने अच्छा बताया। प्लस, वेरी गुड, ये शाहजेब ने मुझे बड़ा ये बता दिया कि भाई इधर प्लस भी लगा दें आप, क्योंकि आपने खुद बताया। तो हाँ, इंक्रीज हुआ। इंक्रीज कैसे हुआ? देखो, अगर आपने खुद ब खुद, अगर आप सही तरह से डालोगे वैल्यूज, तो इंक्रीज या डिक्रीज इधर आ जाएगा। इन दी एंड इसका तो खुद ही आ जाएगा। तो इस तरह इधर मेरे पास बाकायदा वैल्यू प्लस में ही आई है।
तो ये कंफर्म भी हो गया, ये प्लस डेल्टा यू ही है, ये मैं अपनी मर्जी से नहीं लिख रहा, इसलिए हमने अंदर प्लस भी लगा दिया। वेरी गुड शाहजेब फॉर पॉइंटिंग दैट आउट। ठीक है जी, ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी के बारे में बात करते हैं। कुछ डिस्क्रिप्टिव सवाल, कुछ क्वालिटेटिव सवाल आया करते हैं आपके रिगार्डिंग इंटरनल एनर्जी, तो वो जरा डिस्कस कर लेते हैं। तो एक सवाल देखते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मे बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, एक्सप्लेन सिंबल्स इन दिस एक्सप्रेशन। तो कोई अगर यू को लिख के आ गया इंटरनल एनर्जी, क्यू को लिख के आ गया हीट एनर्जी, डब्ल्यू लिख के आ गया वर्क एनर्जी, मान लो मेरी बात जीरो कमा के आओ। ये प्लस जब लिख रहे हैं, जबरदस्ती प्लस लिख रहे हैं, तो आपको प्लस का मीनिंग साथ में बता के आना। सो दिस इज द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, दिस इज इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। और किस चीज की? ऑफ द सिस्टम। फिर प्लस क्यू क्या है? दिस इज द हीट सप्लाइड टू द सिस्टम। और W क्या है? WU ये है कि वर्क डन ऑन द सिस्टम। सो यू नीड टू कीप दीज थिंग्स इन माइंड। जो हमने चीजें सारी डिस्कस करी है, नहीं लिख के आओगे नहीं मिलेगा। मोस्ट ऑफ दी 1-2 मार्क का सवाल था, नहीं लिख के आओगे नहीं मिलेंगे आंसर्स, मार्क्स नहीं मिलेंगे। अच्छा, स्टेट व्हाट इज मेंट बाय स्पेसिफिक लेटेंट हीट, यू ऑल नो दैट। ठीक है। अच्छा, अब आपसे ये पूछ रहे हैं, यूज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स to explain why specific latent heat of vaporization is greater than specific latent heat of fusion for a particular substance। तो specific latent heat of vaporization में एनर्जी ज्यादा क्यों लगती है और specific latent heat of fusion में एनर्जी क्यों कम लगती है तो दोनों specific latent heat। तो ये फ्यूजन वाले मामले में और वेपराइजेशन वाले मामले में ये क्यों फर्क है? Why does vaporization take more energy? Why does fusion take less energy? ऐसा क्यों है? नो आइडिया, किसी को भी कुछ आइडिया नहीं। वेपराइजेशन कब लगती है, फ्यूजन कब लगती है? वेपराइजेशन तब थी ना व्हेन यू वेंट फ्रॉम ए गैस टू अ लिक्विड और ए लिक्विड टू अ गैस। V is energy required to change the state of an object। मेरा बच्चा A1 FB वही होगी फिर। और फ्यूजन क्या थी? फ्यूजन तब थी जब आप सॉलिड से लिक्विड जाते हो या फिर लिक्विड से सॉलिड जाते हो। ऐसी कहानी है। आई होप आई एम नॉट मिस्टेकन ओवर हियर, ये सबको याद हो। ठीक है। अच्छा, तो मेन डिफरेंस यहां से ही आता है। यू नीड टू रिमेंबर दिस। More work done required in vaporization than fusion। Very good शाहजेब। So शाहजेब says भाई आपको पता है डेल्टा U equals to Q plus W। अब मैंने आप लोगों को बताया था ये जो Q होता है ये आपकी स्पेसिफिक लेटेंट हीट्स है, ये आपकी लेटेंट हीट्स है। सो ये जो Q है दिस इज बेसिकली योर लेटेंट हीट, दिस इज लेटेंट हीट। तो अगर ये लेटेंट हीट है तो ऐसा एक काम करते हैं, लेट्स रीअरेंज दिस एंड से Q will equals to delta U and I just need to make sure मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ। हाँ, एक सेकेंड। सो ओके, आई एम जस्ट गोइंग टू राइट अभी फिलहाल ये, लेकिन मैं भी थोड़ा सा देर में समझाता हूँ कि बस ये रीअरेंज करके फॉर्म लिखा है दोबारा। ठीक है, ओके। नाउ लेट्स अज्यूम वन ऑफ दी वेज। ठीक है, एक वे को लेके चलते हैं ताकि थोड़ी सी सबको बात भी समझ में आए। क्या वे लेके चल रहा हूं? मैं कह रहा हूं स्पेसिफिक वेपराइजेशन तब बात कर रहा हूं जब लिक्विड से सॉलिड जा रहा, लिक्विड से गैस जा रहा, यानी मैं गरमाई देके लिक्विड को गैस बना रहा हूं। ठीक है, और इसमें भी फ्यूजन में भी बात कर रहा हूं, मैं सॉलिड को गरमाई देके उसको लिक्विड बना रहा हूं। ठीक है, ताकि एक थोड़ा सा सबको पर्सपेक्टिव समझ आए हो क्या रहा है। ओके, नाउ यू ऑल नो कि जब सॉलिड से लिक्विड बना रहे हो या लिक्विड से गैस बना रहे हो तो यू विल हैव एन इंक्रीज इन वॉल्यूम। वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। पानी को पिघाल दो तो पानी आइस को पिघाल दो तो पानी बन जाता है, पानी ज्यादा बड़ा वॉल्यूम लेता है। और इसी तरह जब आप लिक्विड को गैस में बनाते हो तो लिक्विड को गैस में बना रहे होते हो तो ऑब्वियसली लिक्विड जब वेपराइज होता है तो गैस तो कहीं भी कोई भी एरिया ले लेती है, जो उस कंटेनर में डालोगे सब ले लेगी, वो पूरी हर तरफ फैल जाएगी गैस। तो बेसिकली डिफरेंस जो है वो यहीं से आता है कि जब सॉलिड से लिक्विड बना रहे हो तो वॉल्यूम इंक्रीज तो करता है लेकिन एक हद में रहता है। कि पानी वॉल्यूम तो बनता है लेकिन ऐसा नहीं होता पानी जो है वो फैला चला रहा है, नहीं। लेकिन गैस में जरूरी होता है, जब लिक्विड से गैस बनाते हो तो वॉल्यूम जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है। द वॉल्यूम इंक्रीजेस टू मच इन कंपैरिजन टू दिस। इसका और इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। इसमें इतना नहीं बढ़ता, इसमें बहुत ज्यादा बढ़ता है।
तो बेसिकली अब मैं इसको थोड़ा सा रीराइट कर रहा हूं, वर्क डन, अब देखो वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है तो एक्सपेंशन हो रही है, दिस इज एक्सपेंशन, दिस इज ऑल्सो एक्सपेंशन। और एक्सपेंशन में क्या था, इट वॉज वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम वर्क करके एक्सपैंड कर रहा है, तो वर्क डन, वो खुद वर्क कर रहा है तो सिस्टम में से वर्क निकल रहा है, सिस्टम में से वर्क निकल रहा है, ठीक है। सो जब इधर सिस्टम में से वर्क निकल रहा है, उसको उधर उसको उधर लेके जाऊंगा तो ये प्लस डब्ल्यू बन जाएगा, ठीक है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंडिंग दिस, एक्सपैंड कर रहा है, सिस्टम वर्क कर रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम, तो ये माइनस डब्ल्यू, सिस्टम में से वर्क निकल गया तो इसलिए माइनस डब्ल्यू का, जब इसको रीअरेंज किया तो ये क्यू क्या बन गया, डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू बन गया, ठीक है। अब कहानी यहां से आ जाएगी, क्या कहानी आ जाएगी, यू ऑल नो क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, ये वॉल्यूम, ये वर्क डन का फॉर्मूला है, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। तो अभी आप लोगों ने खुद देखा भाई, जब सॉलिड टू लिक्विड जा रहा हो वॉल्यूम इतना एक्सपैंड नहीं करता, लिक्विड टू गैस है तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा एक्सपैंड करता है, तो जब वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ता है तो उसकी वजह से वर्क डन भी बहुत ज्यादा बढ़ेगा, जब वर्क डन बहुत ज्यादा बढ़ेगा तो हीट एनर्जी भी कॉन्सिक्वेंटली बहुत ज्यादा बढ़ेगी, यानी स्पेसिफिक रेट ऑफ हीट वाइब्रेशन आपको ज्यादा चाहिए है फॉर द सेम अमाउंट ऑफ लिक्विड या जो भी चीज देन द स्पेसिफिक रेट ऑफ डिफ्यूजन, यू विल नीड मोर स्पेसिफिक रेट ऑफ हीट वाइब्रेशन बिकॉज यू हैव टू मेक इट एक्वायर अ लार्जर वॉल्यूम देन द स्पेसिफिक रेट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। सबको समझ में आया, एनी प्रॉब्लम्स, वाज इट क्लियर? अच्छा, स्टेट व्हाट इज मेंट बाय द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, ये जो है मैं आपको पहले लिखवा चुका हूं तो मैं इसको टाइम वेस्ट नहीं करा, लेट्स डिस्कस दिस। स्टेट एंड एक्सप्लेन क्वालिटेटिवली द चेंज if any in the internal energy of the following systems. A lump of ice at 0 degree Celsius melts to form liquid water at 0 degree Celsius. तो सबसे पहला मार्क तो स्टेट का होगा, इसमें डेल्टा यू इंक्रीज कर रहा है या डेल्टा यू डिक्रीज कर रहा है, एंड देन फिर क्यों भी बताएंगे। सो आई वांट एवरी फ्रॉम एवरीवन, डेल्टा यू इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, शुड डेल्टा यू इंक्रीज और शुड डेल्टा यू डिक्रीज। अच्छा, नाउ एक और पर्सपेक्टिव है जरा इसको सोचने का, और वो पर्सपेक्टिव क्या है, वो पर्सपेक्टिव ये है कि ये सॉलिड के पार्टिकल्स थे, ठीक है जी, दीज वर सॉलिड के पार्टिकल्स। अब आपको पता है जब इसको लिक्विड में लेके जाते हो तो लिक्विड में होता है थोड़े से दूर दूर हो जाते हैं, दैट्स समथिंग दैट हैपेंस, लिक्विड्स में ये होता है, सॉलिड्स में क्या था, सॉलिड्स में ये थे, लिक्विड्स में ऐसे जाते पार्टिकल्स, ओके। नाउ अब क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर कोई नहीं हुआ तो पार्टिकल्स ने कोई काइनेटिक एनर्जी गेन नहीं करी, ठीक है, व्हेन देयर वाज नो चेंज इन टेम्परेचर सो द पार्टिकल्स गेन नो काइनेटिक एनर्जी। लेकिन चेंज क्या हुआ, चेंज ये हुआ कि आपको अगर याद हो मैंने को बताया था पोटेंशियल एनर्जी किस चीज में फॉर्म, किस चीज में स्टोर होती है, इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है। तो अगर सॉलिड में पार्टिकल्स इतने करीब करीब थे, इसमें पोटेंशियल एनर्जी कम थी, राइट। मैंने क्या बोलता इंटरमोलिक्यूलर फोर्स कैसे सोचना है, एक रबर बैंड की तरह, रबर बैंड को खींचोगे एनर्जी स्टोर करेगा, छोड़ दोगे और वो अपनी नॉर्मल उसमें होगा तो उसमें कम होगा। तो सॉलिड्स में रबर बैंड स्ट्रेच नहीं होता, लिक्विड्स में रबर बैंड स्ट्रेच होना शुरू कर जाता है। सो इधर बेसिकली आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई है, दैट हैज इंक्रीज्ड, व्हाई, बिकॉज आपकी इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस वो वीक हो गई हैं, वो दूर दूर हो गई, योर पोटेंशियल एनर्जी हैज इंक्रीज्ड, पार्टिकल जो है वो दूर दूर हो गए, उनकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर गई है, क्योंकि उनकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो गई तो इंटर एनर्जी क्या थी, इट वाज द सम ऑफ काइनेटिक, सम ऑफ द माइक्रोस्कोपिक काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज, सो बिकॉज द पोटेंशियल एनर्जी हैज इंक्रीज्ड सो योर डेल्टा यू मस्ट हैव आल्सो इंक्रीज्ड, ठीक है। तो एक रीजनिंग आप यूं भी कर सकते थे, एक तो कहानी होगी वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है तो वर्क डन डेल्टा यू इंक्रीज कर रहा है, एक कहानी ये हो जाएगी कि क्या कहानी हो जाएगी कि सॉलिड से जब लिक्विड में जा रहे हो तो बिकॉज दीज पार्टिकल्स हैव स्प्रेड फर्दर अपार्ट तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी अब इंक्रीज कर गई है, रबर बैंड्स में अब ज्यादा एनर्जी स्टोर हो गई है, तो बेसिकली बिकॉज द सम ऑफ द पोटेंशियल माइक्रोस्कोपिक पोटेंशियल एनर्जीज हैव इंक्रीज्ड सो डेल्टा यू इज आल्सो इंक्रीज्ड, ठीक है। अच्छा, सो आई होप दिस इज क्लियर, लेट्स आल्सो डिस्कस दिस एंड देन जल्दी से इसको ओवर करते हैं, एलिगेशन पहुंचते हैं। A cylinder containing gas at constant volume is in sunlight so that its temperature rises from 25 degrees Celsius to 35 degrees Celsius. तो इसमें इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी, इंक्रीज, और क्यों इंक्रीज कर रही है, इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस, energy increases, नॉट पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है इस केस में, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी अब नहीं बढ़ सकती, एक
सिलेंडर है जो कांस्टेंट वॉल्यूम पे है, ठीक है जी, यस। सो एक सिलेंडर है जो एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे है, अब उसमें गैस पार्टिकल्स भी हैं, तो वो गैस पार्टिकल्स अब कितना दूर जाएंगे, जो वॉल्यूम था उन्होंने वो एक्वायर कर लिया, अब वो और दूर नहीं जा सकते। सो उनकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑन एन एवरेज वही हो गई है तकरीबन, देर सिमिलर, चाहे तुम उसको गर्म कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, बिकॉज दे हैव एक्वायर्ड अ कांस्टेंट वॉल्यूम। सो इफ दे हैव एक्वायर्ड अ कांस्टेंट वॉल्यूम, तो अब इनकी पोटेंशियल एनर्जी और इंक्रीज नहीं कर सकती। क्या इंक्रीज करेगी? इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस एज द टेम्परेचर हैज इंक्रीज्ड, temperature has increased and so the kinetic energy of the particles has increased। क्या? तो ये हमने इधर लिख लिया, particles has increased, ठीक है। although I do want to check this, ठीक है, I will be checking this answer, मैं आपको बाद में कंफर्म करूंगा, मुझे कुछ इसमें डिस्क्रिपेंसी नजर आ रही है, तो मैं थोड़ा सा करूंगा, ठीक है। थोड़ा सा अभी मैंने समझा तो दिया, बट आई डू फील लाइक कुछ ना कुछ इसमें मुझे इसकी मार्क स्कीम चेक करनी पड़ेगी, कि ये सवाल जो है वो कहीं कुछ उन्होंने वो ना दिया हो, कंसेशन ना दिया हो, वो देख लेंगे हम। अच्छा, देन ये सारा सवाल हम छोड़ के आए थे। ऑन फिगर 2.1 प्लेस अ टिक अगेंस्ट दोस चेंजेस वेयर द इंटरनल एनर्जी ऑफ द बॉडी इज इंक्रीजिंग। तो मैं बारी बारी पढ़ रहा हूँ, यू गाइस टेल मी किस उसमें इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर रही है। वाटर फ्रीजिंग एट कांस्टेंट टेम्परेचर, विल इंटरनल एनर्जी इंक्रीज और डिक्रीज? A1 says no, डिक्रीज, एवरीवन इज करेक्ट। तो हमारे पास जो आया इसमें केस में डिक्रीज करेगी, बिकॉज आपका वॉल्यूम कम हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, वॉल्यूम कम होता है, वर्क डन कम होता है, इंटरनल एनर्जी कम होगी, राइट। इसी तरह अगर पोटेंशियल एनर्जी सोचोगे, तो अब जो है वो वाटर पहले दूर दूर हुआ करता था, अब अगर उसको करीब करीब ले आया, सॉलिड में फ्रीज कर दिया, तो क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी आपकी डिक्रीज करेगी। जब ये डिक्रीज कर गई, इंटरनल एनर्जी क्या दी? सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज, तो पोटेंशियल डिक्रीज, ये भी डिक्रीज, तो दिस इज अ डिक्रीज, तो हम इधर टिक नहीं लगाएंगे। ओके जी, देन नेक्स्ट वाला, अ स्टोन फॉलिंग अंडर ग्रेविटी इन अ वैक्यूम, इंक्रीज डिक्रीज? क्या होना चाहिए है मेरे बच्चों? प्लीज प्लीज प्लीज, इंटरनल एनर्जी को प्लीज काइनेटिक एनर्जी ऑफ असल काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी या इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इसमें नहीं लेना है आपने। आपने इंटरनल एनर्जी को एक चीज में जो उसके पार्टिकल्स हैं उसके रैंडम मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी आती है, यानी पार्टिकल्स के रैंडम मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी, और कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं। अब अगर ये पार्टिकल्स जो है वो तो एक आइस के थे, अब मैं इस आइस को एक वेलोसिटी दे दूं, तो आप लोग मुझे ये बोलो कि इस अभी आइस के पास वेलोसिटी आ गई है, इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, तो इसका मतलब इंटरनल नहीं, बाहर की कहानी नहीं, ये अंदर की कहानी है, ये चीज की अंदर की कहानी है। पार्टिकल्स को देखना पड़ेगा, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करी तो इंक्रीज करेगी, पार्टिकल्स की पोटेंशियल इंक्रीज करी तो इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा। तो आप लोगों ने ये देखना है। तो इस केस में आप लोगों को ये नहीं देखना कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रही है या काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रही है, क्योंकि वो बाहर की कहानी है। आपने एक चीज की अंदर की कहानी देखनी है, टू डिड्यूस अंदर की कहानी को। क्या हुआ अंदर की कहानी को? कुछ भी नहीं हुआ, ना टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, ना वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, ना वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, ना पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रही है, ना काइनेटिक एनर्जी। अंदर की कहानी की बात हो रही। तो इसमें सेम होगा जो शाहजेब ने बोला और जो साहिर ने सबसे पहले बोला और फिर आंसर चेंज कर लिया। सो द इंटरनल एनर्जी विल बी सेम, इंटरनल है, अंदर की कहानी है, बाहर की कहानी भूल जाओ। अब कोई चीज लाइट की स्पीड भी जा रही है ना, तो भूल जाओ, इट्स अंदर की कहानी, अंदर की चीजें सोचनी है आपने बस। और वो किस तरह से इफेक्ट होती है आपको पता है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो टेम्परेचर की वजह से इफेक्ट होगी, और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो स्पेसिंग की वजह से इफेक्ट होगी। अब स्पेसिंग चेंज होगी, पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी, टेम्परेचर चेंज होगी, तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, ठीक है। चेंज नहीं करा, मैं दूसरा assumption लगा रहा था, हाँ ठीक है ठीक है। लेकिन आई होप अब समझ में आ गया, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा क्या है क्या नहीं। वाटर इवेपोरेटिंग एट कांस्टेंट टेम्परेचर, सो अब इसमें इंक्रीज कर रही है डिक्रीज कर रही है? नहीं नहीं नहीं। अच्छा देखो, इंटरनल एनर्जी को आपको कैसे सोचना है, आपने इंटरनल एनर्जी को कैसे सोचना है? इंटरनल एनर्जी क्या है? सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, सम ऑफ माइक्रोस्कोपिक काइनेटिक एनर्जी प्लस सम ऑफ माइक्रोस्कोपिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अच्छा, तो काइनेटिक एनर्जी क्यों चेंज करती है? काइनेटिक एनर्जी चेंज करती है सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर की वजह से, और कोई चीज इसको चेंज नहीं कर सकती। चाहे बहुत बड़ा वॉल्यूम भी कर दो, चाहे छोटा सा वॉल्यूम कर दो, चाहे कोई चीज खींच दो, कुछ नहीं होगा।
जब तक टेम्परेचर चेंज नहीं करता किसी चीज के अंदर काइनेटिक एनर्जी का चेंज नहीं आ सकता। किसी चीज के पार्टिकल्स ज्यादा तेज या कम तेज सिर्फ उस सूरत में जाएंगे जब उनके ऊपर टेम्परेचर ज्यादा होगा। ठीक है, तो आपको ये दिमाग में रखना है, काइनेटिक एनर्जी का सिर्फ सिर्फ चेंज टेम्परेचर की वजह से आता है। पोटेंशियल एनर्जी का चेंज क्यों आता है? बिकॉज आप उसके अंदर स्पेसिंग बढ़ाते हो या आप उसका वॉल्यूम चेंज करते हो। स्पेसिंग स्लैश वॉल्यूम से आएगा ये चेंज। ठीक है, और क्या मतलब है स्पेसिंग या वॉल्यूम से क्या चेंज आएगा? ये बेसिकली इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस में है। तो जब वॉल्यूम बढ़ा दोगे किसी चीज का, अभी हमने बात किया वर्क डन क्या था? प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम था। तो अगर मैं वॉल्यूम बढ़ा रहा हूं तो वर्क डन बढ़ेगा। अब U क्या था? वो Q प्लस W था। अब ये बढ़ गया तो उसका मतलब ये भी बढ़ेगा। Q गया बाहर में, Q को देखने की जरूरत नहीं है। W अगर बढ़ गया तो लाजमी U भी बढ़ेगा, है ना? तो बेसिकली आप लोगों ने क्या समझना है, ये वॉल्यूम का चेंज, वॉल्यूम का चेंज पोटेंशियल एनर्जी की बात करता है और टेम्परेचर का चेंज काइनेटिक एनर्जी की बात करेगा। तो अब जरा दोबारा से देखें और सब दोबारा से बताएं। वाटर इवेपोरेट कर रहा है, गैस बन रहा है एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। तो अब बताओ इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है? ये मन क्या हो गया आपको? बाकी आई थिंक कुछ बच्चों ने पहले सही भी जवाब दिया था, उनको तंग नहीं करते दोबारा। लेकिन अब जो मुझे बोल रहे हैं इंक्रीज, वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इंक्रीज क्यों होगा? इंक्रीज इसलिए होगा कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर का मतलब नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। लेकिन 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 एमन इसको नहीं भूलना, वाटर इवेपोरेट कर रहा है, लिक्विड से गैस बन रहा है। जब ये काम हो रहा होगा तो वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा होगा। वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है तो आपका क्या काम हो रहा होगा? आपकी वर्क डन बढ़ रही होगी। जब आपकी वर्क डन बढ़ रही है तो यू क्या था? यू था Q प्लस W। अब अगर वर्क डन बढ़ रही है तो यू नहीं बढ़ रहा होगा? बढ़ रहा है, सब बढ़ रहा है, सब लाइन अप हो रहा है। तो ये वाटर इवेपोरेटिंग वॉल्यूम को भी देखना लाजमी। ठीक है, नाउ लेट्स लुक एट द लास्ट थिंग, स्ट्रेचिंग अ वायर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इंक्रीज डिक्रीज सेम। आज चलिए, सो जिन्होंने इंक्रीज कहा था उन्होंने बिल्कुल सही कहा था। ठीक है, और वो क्यों सही कहा था? कांस्टेंट टेम्परेचर। सो आई होप सबने ये तो सही तरह से डिड्यूस कर लिया कि काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया। लेकिन स्ट्रेचिंग अ वायर, डिड द वॉल्यूम नॉट इंक्रीज? वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो वर्क डन इंक्रीज नहीं करेगा? वर्क डन इंक्रीज करेगा तो क्या यू इंक्रीज नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। सो देयरफॉर इट इज आल्सो इंक्रीज। ठीक है, क्लियर? तो लिटरली लिटरली पोटेंशियल एनर्जी के लिए वॉल्यूम देखना है और काइनेटिक एनर्जी के लिए टेम्परेचर को देखना है। देयर इज नो अदर थिंग टू सी इन इंटरनल एनर्जी, दैट्स इट। बाकी मैं ये बोला था, जब भी क्वालिटेटिवली डिस्क्राइब करने को आएगा तो इंटरनल एनर्जी का आएगा तो आपने एक चीज का देखना है, एक चीज का देखना है, टेम्परेचर का कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी कुछ नहीं होने वाला। टेम्परेचर बढ़ा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी। टेम्परेचर गिरा, काइनेटिक एनर्जी गिरेगी। और फिर दूसरा वाली चीज आपको क्या देखनी है? आपको वॉल्यूम को देखना। वॉल्यूम बढ़ा, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगी। वॉल्यूम कम हुआ, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करेगी। वॉल्यूम सेम रहा, इंटरनल एनर्जी वही रहेगी। तो वॉल्यूम का लिंक डायरेक्टली समझो पोटेंशियल एनर्जी के साथ, टेम्परेचर का लिंक समझो डायरेक्टली काइनेटिक एनर्जी के साथ। ठीक है, जैसा वॉल्यूम करेगा वैसे पोटेंशियल एनर्जी करेगा, जैसा टेम्परेचर करेगा वैसे काइनेटिक एनर्जी करेगा। ठीक है, सो बस इसको दिमाग में रखोगे और क्वालिटेटिव वाले सवाल सारे के सारे आराम से हो जाएंगे, उसमें और टेंशन लेने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। एक्चुअली सो न्यू डॉक्यूमेंट एंड दिस शैल बी आइडियल गैसेस। ठीक है, won't wire be elastic potential energy? शाजेब, वायर है, ठीक है जी, एंड यू आर करेक्ट, द वायर विल गेन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, बट वो जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो गेन हो रही होती है वो इसकी स्ट्रक्चर की रिजिडिटी की वजह से हो रही होती है। मतलब ये स्ट्रक्चर ये चाहता है कि मैं जुड़ के रहूं। ठीक है, उसमें पार्टिकल्स का कोई ताल्लुक नहीं है। जो इलास्टिक पोटेंशियल डेवलप होती है वो इसलिए होती है क्योंकि किसी भी चीज को खींचते हो तो वो चाहती है मैं जुड़ के रहूं, वो ये नहीं चाहती मैं टूट जाऊं। तो जब वो ये चाहती है तो उसकी वजह से इलास्टिक पोटेंशियल आती है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और एटम्स का लिंक है, लेकिन वो लिंक जब हम इंटरनल एनर्जी की बात करें तो वो लिंक इतना है कि नहीं ना होने के बराबर। लिंक क्या है? लिंक असल में ये है कि यू जस्ट वांट टू बी सीइंग वॉल्यूम का क्या है। ठीक है, तो डू नॉट, मतलब ये नहीं कभी इंटरनल एनर्जी में पोटेंशियल की बात करते हैं, कभी ग्रेविटेशन पोटेंशियल नहीं लेनी, कभी इलास्टिक पोटेंशियल नहीं लेनी, कभी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी लेनी, कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं लेनी।
बस सीधा सीधा तुमने वॉल्यूम को देखना है, वॉल्यूम को देख कर अंदाजा लगा लो, और टेम्परेचर को देख के करंट का अंदाजा, खत्म कहानी, और कुछ भी नहीं देखना, ठीक है। डोंट वरी अबाउट इलास्टिक पोटेंशियल, डोंट वरी अबाउट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, डोंट वरी अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो सारी बाहर की कहानी है, ये इंटरनल कहानी, ठीक है। इंटरनल कहानी हमेशा इंटरनल को देख के की जाएगी।